हेलो फ्रेंड्स। टीम समर हिल की ओर से जारी सीटेट सीरीज में मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीडीपी के अध्याय 2 बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अध्याय 2 के डिटेल स्टडी को ध्यान से देखा होगा और उससे संबंधित नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए अब आपके टेस्ट की बारी है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला सवाल है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? पहला ऑप्शन क्रो एवं क्रो, दूसरा ऑप्शन मॉस्लो, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन अरस्तू। तो जल्दी से सोच के बताइए कि यह परिभाषा किस विचारक के द्वारा दी गई है। तो यदि आपको याद होगा तो आपने सोच लिया होगा कि यह विचारक स्किनर की परिभाषा है। जी हाँ, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जल्दी से सोच करके बताइए आप लोग। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी ना समाप्त जो हो वो लगातार, कंटिन्यूअस, निरंतर। तो यह निरंतरता का सिद्धांत होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, सी, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। अब ऑप्शंस पर आते हैं। पहला ऑप्शन केवल ए, दूसरा ऑप्शन केवल बी, तीसरा ऑप्शन केवल सी, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो प्रश्न को ध्यान से समझने पर मुझे लग रहा है कि ये सभी होगा, है ना? ये सभी होना ही चाहिए और यही सही इसका आंसर है, क्योंकि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षक जो हैं वो बालक की समस्याओं का निदान कर सकें, उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपना सकें और उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ए, बुद्धि, बी, शारीरिक कारण, सी, आनुवांशिक कारण। अब ऑप्शंस पर आते हैं। पहला ऑप्शन केवल ए, दूसरा ऑप्शन ए और बी, तीसरा ऑप्शन केवल सी, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो जल्दी से सोच करके आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवांशिक गुण, क्या ये तीनों ही बाल विकास के प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं? जी हाँ, ये तीनों ही आंतरिक कारक हैं। आपने यदि नोट्स बनाया होगा तो आपको पता होगा कि आंतरिक कारक और बाह्य कारक 2 प्रकार के कारकों में कैटेगरी बना हुआ है। तो इन कैटेगरियों में जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं ये तीनों ही आंतरिक कारक के कैटेगरी हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ए, आर्थिक स्थिति, बी, सामाजिक स्थिति, सी, जीवन की घटनाएं। ऑप्शंस हैं 1 ए और बी, 2 बी और सी, 3 ए और सी, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं ये तीनों बाहरी कारण हैं जो किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। खाली स्थान में क्या भराएगा? मित्रों, व्यवहार, ज्ञान, कक्षा के साथियों। किनकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए? बच्चे के मित्रों की, या बच्चे के व्यवहार की,
या बच्चे के ज्ञान की या कक्षा के साथियों की? तो इसका उत्तर क्या होगा? व्यवहार। बच्चों के व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, तभी बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षक प्रयास कर पाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, दूसरा ऑप्शन शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, तीसरा ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, चौथा ऑप्शन शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहता है निचली कक्षाओं में। निचली कक्षाओं का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक कक्षा, जिसको 1 to 5 की कक्षा कहते हैं। तो 1 to 5 में शिक्षण की खेल पद्धति से पढ़ाना, खेल पद्धति से बच्चों को सिखाना, यह किस आधार पर है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है? नहीं। दूसरा शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित है? ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यह सबसे उपयुक्त लग रहा है। शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, समाज शास्त्रीय सिद्धांत तो कहता है कि बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना, लेकिन यहाँ पे क्लास में शिक्षण की खेल पद्धति हो रही है, तो विकास एवं वृद्धि ये सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उपयुक्त आंसर को टिक करना है। सीटेट के प्रश्न इसी तरह के होते हैं जिसमें कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सटीक हो, आपके विश्लेषण को इसी से परखा जाता है कि आपकी समझ कितनी बड़ी है, आप में कितनी अवधारणा स्पष्ट हो पाई है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न का सबसे सटीक आंसर हो उसी को टिक करना है। तो यहाँ देखिए कि निचली कक्षाओं की बात की जा रही है, यानी कि प्राइमरी कक्षा में 1 to 5 क्लास आते हैं, यानी कि 6 से लगभग 8-9 वर्ष के बच्चे आते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। तो 10 वर्ष तक के बच्चों को खेल पद्धति से पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ उनके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि खेल पद्धति से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, समझेंगे और उनका विकास और वृद्धि दोनों ही समान रूप से होगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। तीसरा ऑप्शन विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा ऑप्शन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो अब यहाँ देखना है कि कौन सा सिद्धांत है, इसमें से उसको चुनना है। पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। ये तो गलत है, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती है। अंतः संबंध का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये ठीक लग रहा है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं विकास हमेशा रेखीय होता है, ये नहीं होगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये तो पहला सिद्धांत ही है इसका। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आंशिक पुनर्बलन। अब इसके ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। चौथा ऑप्शन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन यानी कि हमेशा जोर देकर नहीं, बल्कि कभी कभी किसी खास बिंदु पर बच्चों को रिस्पॉन्स दे करके उसका पुनर्बलन कराया जाना, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। लगातार जोर जबरदस्ती करके बच्चों को समझाना ठीक नहीं होता है, बल्कि हम उसके किसी खास समय में, या कहें कि कक्षा के किसी खास समय में जब सभी बच्चे किसी खास बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, तो उस दौरान आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए बच्चों को। एक ऐसे
एक ऐसी समझ विकसित कर देनी चाहिए, किसी ऐसे उदाहरण से बच्चों को सटीकता से समझा देना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में वह अवधारणा विकसित हो जाए। तो यह आंशिक पुनर्बलन जो है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है और ऐसी चीजें बच्चों को हमेशा याद रह जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो अब इसमें ध्यान देना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन को ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा कि उनकी समझ कितनी विकसित हुई है, तो ये गलत है। ऊपर कह रहा है कि सत्य है, इस बात को ध्यान रखना है। कहीं कहीं प्रश्न में दे देता है कि सत्य नहीं है, तो वहाँ पे भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सत्य है। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विकास और सीखना जो है सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिक्षार्थी अनेकों तरीकों से सीखते हैं, उनका कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। कोई पक्षियों को देख करके सीख लेता है, कोई गिरते हुए सेब को देख करके सीख लेता है। तो अलग अलग व्यक्तियों में सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। चौथा जो है वो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये सबसे सटीक है और सही भी है, क्योंकि खेल से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक दक्षता भी आती है, सामूहिकता की भावना, लीडरशिप की भावना, डिसिप्लिन की भावना, इन सब को वो खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। और आज के अभ्यास का ये अंतिम प्रश्न था। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तैयारी के लिए प्रयासरत हैं और मैं आपके बेहतर भविष्य की शुभकामना के साथ आज के इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।